हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 7 पॉवर्टी एंड मेन प्रोग्राम ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट होता है कि क्या मीनिंग है पॉवर्टी की। पॉवर्टी का मीन्स होता है कि थ्रू इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव द पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, बट पॉवर्टी जनरली रिफर्स टू दैट कंडीशन वेयर इन ए सेक्शन ऑफ द सोसाइटी finds itself unable to fulfill bare necessities of life, health and work efficiency। यानी पॉवर्टी का मतलब होता है, अगर हम साधारण शब्दों में बात करें, कि एक सोसाइटी का वो वर्ग जो कि अपनी दैनिक जरूरतों को डे टू डे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए असमर्थ पाता है, चाहे उसमें फूड हो, चाहे उसमें हेल्थ हो, चाहे उसमें वर्क एफिशिएंसी हो। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती है उसको हम लोग पॉवर्टी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग गरीबी रेखा के नीचे के नाम से जानते हैं। अब ये जो पॉवर्टी है दो तरह की होती है, एक ऑब्सोल्यूट होती है और एक रिलेटिव पॉवर्टी होती है। ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी मींस द इनएबिलिटी टू अरेंज फॉर द बेसिक ह्यूमन नीड्स सच एज फूड, क्लॉथिंग, हेल्थ फैसिलिटीज। यानी ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जिसमें वो बंदा ह्यूमन जो है अपनी जरूरतों को, चाहे वो फूड हो, चाहे क्लॉथ हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटी को, हाउसिंग, एक्स्ट्रा जो भी फैसिलिटीज हो, वो उसको फुलफिल करने के लिए असमर्थ होता है, अनेबल होता है, या वो मिनिमम कंजप्शन लेवल को टच नहीं कर पाता। तो इस तरह को हम लोग एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी लाइन के नाम से जानते हैं। सेकंड होता है रिलेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव प्रॉपर्टी रिफर टू द disparity found in income. Relative poverty shows the international economic disparity or regional economic disparities. In other words, the presentation of the comparative income of various classes, various states or various countries. So the relative poverty, यानी जब हम किसी भी स्टेट के साथ या नेशंस के साथ हम अपनी इनकम को, पर कैपिटा इनकम को जब कंपेयर करते हैं, जैसे यूएसए के साथ इंडिया का करें, यूपी के साथ बिहार के पॉपुलेशन के पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो इस तरीके से जब हम कंपेयर करते हैं तो इस तरह के कंपेयर को हम लोग रिलेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। अब प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग डेफिनेशन प्रोवाइड किए गए हैं। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने जो देखा कि कैलकुलेशन द प्रॉपर्टी किस तरह से करेंगे, तो उसमें जो है आपका हम लोग बेसिकली जो प्रॉपर्टी काउंट करने के लिए दो तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। पहला, टास्क फोर्स और प्रोजेक्टेशन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड। After independence, a task force was constituted in 1979 for the estimation of effective consumption demand and minimum needs. 1979 में आफ्टर इंडिपेंडेंस एक टास्क फोर्स को बनाया गया जो कि ये देख रहा था कि हमारे जो एस्टिमेशन इफेक्टिव कंजप्शन कितना है या मिनिमम नीड्स कितनी है। इट्स डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम न्यूट्रिशन लेवल ऑफ फूड एनर्जी, और एक फूड में कितना मिनिमम न्यूट्रिशन होना चाहिए एक हेल्दी पर्सन के लिए। इट इज शोन इन द रेट्स ऑफ डेली मिनिमम कैलोरीज कंजप्शन। पॉवर्टी लाइन इज डिफाइंड इन द रेट ऑफ फूड पॉवर्टी। यानी इस तरह से फूड को बेस बनाकर हमने क्या किया, पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया। फिर मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसमें कैलकुलेट किया गया कि एक ह्यूमन की मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो इस तरीके से हम लोग दो तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। अब लो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, लो प्रोडक्टिविटी होती है। लो प्रोडक्टिविटी से हमारे इनकम क्या हो जाती है, लो हो जाता है, जिससे कि हमारी डिमांड भी लो हो जाती है और सेविंग भी लो हो जाती है। अब पॉवर्टी इन इंडिया लेटेस्ट ट्रेंड्स। अब जैसे हम अगर टेबल को देखें बुक्स में जो दी गई है, पॉवर्टी रेशियो एंड नंबर ऑफ पुअर्स इन इंडिया, तो अगर हम देखते हैं पॉवर्टी रेशियो इन परसेंटेज में, तो वो जैसे रूरल सेक्टर में 2009-2010 में 33% था, तो अर्बन सेक्टर में 20.9
परसेंटेज था। वही 11 में 25% रूरल सेक्टर में, तो 13.7% अर्बन यानी कि शहरी इलाकों में। तो टोटल जो हमारे यहाँ गरीबी है रेखा लोग थे 9-10 में 29% के अबव थे और 11-12 में 21.9% के अबव थे। अब इसी तरह से इसको हम करोड़ में भी नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फीचर्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तो साइज ऑफ पॉवर्टी हमारे यहाँ लगभग 21% लोग क्या है, गरीबी रेखा के नीचे हैं। इंटर स्टेट वेरिएशन, अलग अलग स्टेट में अलग अलग परसेंटेज में गरीब लोग हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में रहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में 39.9 है, तो बिहार में कितना 33.7%। रूरल एंड अर्बन सेक्टर में है, तो हमने जो अभी टेबल्स हमने देखा था उसमें देखा था कि रूरल सेक्टर में अर्बन सेक्टर के कंपेयर में ज्यादा लोग क्या है, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। अब इसके कॉज क्या है, पहला इकोनॉमिक कॉजेज, दूसरा सोशल एंड थर्ड इज द पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। अब फॉलोइंग द मेन इकोनॉमिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, एक्सेस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। हमारे हिंदुस्तान में लगभग 70% पॉपुलेशन रूरल सेक्टर में रहती है और जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पे बिलोंग करती है, जिसकी वजह से उनके पास 12 मंथ की इनकम जनरेट नहीं होती, जिसकी वजह से वो गरीब है। लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे यहाँ जो उद्योग धंधे हैं वो भी कम है, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार कम मिलता है। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, कम है, जिसकी वजह से सेविंग कम है। सेविंग कम होने की वजह से कैपिटलाइजेशन नहीं हो पाता हमारी इनकम का, और जिसकी वजह से यहाँ के लोग गरीब हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी भी हमारी जो कंट्रीज है उसमें बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पे रेल, रोड, वाटर, ये सब बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड नहीं की गई है, जिसकी वजह से वहाँ गरीबी है, बीमारी है, और जिसकी वजह से उनकी इनकम भी कम है। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अब जिस हिसाब से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को या रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं उसके कंपेयर में हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है। फिर दिया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अब अनइक्वल यानी यहाँ पे जो रिचेस्ट पर्सन है वो और रईस होते चले जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेमी एम्प्लॉयमेंट, यहाँ या तो एजुकेटेड या लोगों को रोजगार नहीं मिलता, या फिर अगर मिलता भी है तो वो परमानेंट नहीं होता या 12 महीने का नहीं होता। दूसरा कॉज था सोशल कॉजेज, पीपल आर सो मच बाउंडेड बाय द कास्टिज्म, रिलीजियंस एंड ओल्ड ट्रेडिशनल कस्टम्स के लिए, और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कोई नया उद्योग धंधा करना नहीं चाहते, कोई नया काम नहीं करना चाहते। द कॉमन पीपल इन इंडिया बिलीव इन फैक्ट विच एडवाइजली इफेक्टेड द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, और यहाँ की जो कॉमन पीपल है, मैक्सिमम जो हिस्सा है, वो अभी इंडियन इकोनॉमी के प्रोग्रेस के साथ या हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ अपने आप को अटैच नहीं कर पाया। फिर मैनी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया लाइक एस्टीम्स एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम बीइंग द बिकम ऑब्सोलेट इन द वे एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के हैं वो किस पे बिलोंग करते हैं, जॉइंट फैमिली में, और इस तरह से जिसकी वजह से नहीं हो पाता। इंडस्ट्री भी एक कॉज है। फिर कम उम्र में शादी हो जाना, ये सब सोशल कॉजेज है हमारे यहाँ आपके पॉवर्टीज के। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज जो हैं, इंडिया हैज बीन द हैंड्स ऑफ फॉरेन रूलर्स फॉर द लॉन्ग पीरियड ड्यू टू विच आवर कंट्री could not achieve its economic development and the per capita income remained low। चूंकि हम काफी सालों तक गुलाम रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है कि जो मैक्सिमम लोग जो हैं उनकी पर कैपिटा इनकम कम है। ब्रिटिश जो थे वो डबल एक्सप्लोरेशन करते थे, हमारे यहाँ से लो रेट पे रॉ मटेरियल लेके जाते थे और वहीं से बनी हुई फिनिश गुड्स हमारे कंट्री में लाके दोबारा बेच देते थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और इस वजह से हम आज भी प्रॉपर्टी के एरिया में आते हैं। अब इसको मेजर कैसे, इसको रिमूव कैसे किया जाए, तो पहला इकोनॉमिक ग्रोथ है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हमको अगर अपनी इकोनॉमिक्स या प्रॉपर्टी से बाहर निकलना है, क्योंकि हमारे यहाँ की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड है, तो हमको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। दूसरा लैंड रिफॉर्म,
कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, किसी के पास टेक्निक है मगर काम नहीं कर रहे हैं, मगर किसी के पास नहीं है। तो इस तरह से हमें अपने लैंड रिफॉर्म्स को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं उनको सही प्राइस मिलना चाहिए जिससे कि वो इक्विपमेंट्स खरीद सके या अपने सीड्स को इम्प्रूव कर सके। केमिकल फर्टिलाइजर इनको मिलना चाहिए। फिर इंक्रीज इन नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट, नॉन एग्रीकल्चर यानी जो आपके बर्डन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो इकोनॉमिक्स में क्या है, एक तरह के बर्डन क्रिएट करते हैं क्योंकि उनके पास 12 मंथ वर्क नहीं होता है। इसको कम करना होगा। फॉर्म क्रेडिट सिस्टम, यानी फार्मर्स को इंडस्ट्रियल को या इंस्टीट्यूशनल जो संस्था है उनको हमें उधार देना पड़ेगा जिससे कि वो कैपिटल जनरेट कर सके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पॉवर्टी से बाहर आ सकते हैं और हमको लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके बाद बारी आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब अगर हमें अपने प्रॉपर्टी से बाहर आना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि जो पुअर्स हैं उनको हायर वेजेस प्रोवाइड करना पड़ेगा और जो हमारी जो इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो को सही करना पड़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। फिर दिया है गवर्नमेंट एफर्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी में क्या कर सकती है, पहला एफर्ट्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एंड इनकम, गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो मनी और इनकम का। पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट को भी कई एसेंशियल स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जिसके थ्रू वो क्या कर सकती है, अपने प्रॉपर्टी से रिमूव कर सकती है। स्पेशल प्रोग्राम जो है प्रॉपर्टी एम्प्लॉयमेंट को लेकर, पहला नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, दूसरा दीन दयाल उपाध्याय, फिर तीसरा प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना। तो ये सारे जो योजनाएं हैं इंडियन गवर्नमेंट ने पॉवर्टी से बाहर आने के लिए लॉन्च किए हैं 6 and 7 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, जिसके थ्रू जो अनएम्प्लॉयमेंट को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को और इन सबको रिमूव करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने के लिए मदद मिल रही है और लोग इसका एडवांटेज या बेनिफिट्स ले रहे हैं। मनरेगा एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, बहुत बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का। यहाँ पे एक मिनिमम डेज जो आपके रूरल सेक्टर में लोग हैं उनको एक मिनिमम डेज में क्या दिया जाता है, वर्क दिया जाता है या उनके बदले में उनको पैसा दिया जाता है। उनको 100 दिन की गारंटी दी जाती है कि आपको 100 दिन हम वर्क देंगे, अदरवाइज 100 दिन की वेजेस आपको देंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रूरल सेक्टर में रोड, तालाब एंड अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है और लोगों को घर में ही एक बाकी जो समय है एग्रीकल्चर टाइम को छोड़कर वहां उनको इनकम जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया है, अपने प्रॉपर्टी को बाहर लाने के लिए जो हमारे एक बहुत बड़ा सेक्टर है पॉपुलेशन का, उसके लिए काम कर रहे हैं। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम लाया गया 2013 में। यहाँ पे जो बीपीएल या प्रॉपर्टी लाइन से नीचे लोग रहते हैं, गवर्नमेंट उनको बहुत मिनिमम प्राइस में उनको क्या कर रही है, फूड और ग्रेन्स प्रोवाइड कर रही है पर मंथ के बेस में, जिसकी वजह से वो अपने लोएस्ट इनकम में ही अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी क्या कर रही है और प्राइवेट सेक्टर जो अदर्स हैं वो भी क्या कर रही हैं, अपने लिए काम कर रही है और इस तरह से हम प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, डिफीट देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।